हाँ, हम पिछले क्लास में या पिछले रिकॉर्डिंग में एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में दिए थे। लेकिन एसिड बेस का डेफिनेशन, उसके टाइप्स एंड उसके और सारे डिटेल्स रिएक्शन वगैरह के बारे में हम पूरी चर्चा किए थे। सॉल्ट पार्ट मेरा बच गया था। आज का जो मेरा ऑनलाइन क्लासेस होंगे वो सॉल्ट से रिलेटेड होगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो एक प्रोडक्ट सॉल्ट के रूप में मिलता है और सेकेंड में हमारा कहीं कहीं हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, तो कहीं कहीं वाटर एंड हाइड्रोजन, कहीं कहीं वाटर एंड अदर गैसेस भी रिलीज होती हैं। लेकिन उसका जो मेन फाउंडेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या चीज़ है? सॉल्ट्स हैं। तो पहले हमको ये जानना होगा कि सॉल्ट्स होते क्या हैं। तो हम इसका डेफिनेशन भी लिखे हैं कि salts are a group of chemical compound formed from a reaction between an acid and a base and consist of a positively charged cation and a negatively charged anion। मतलब सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवाने से होता है। और वो जो सॉल्ट बनता है उसमें एक पार्ट केटाइनिक होता है और दूसरा पार्ट एनाइनिक होता है। ये अगर हम सिंपल भाषा में अगर इस बात को समझें तो एक पार्ट जो होगा वो मेटालिक नेचर का होगा और सेकेंड पार्ट जो होगा वो हमारा नॉन मेटालिक नेचर का होगा। या तो वो ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स होंगे, मतलब एक पार्ट मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेज होंगे, और एक पार्ट उस कंपाउंड का जो होगा वो नॉन मेटल्स और ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन रिसीवर होगा जिसके ऊपर माइनस चार्जेज होंगे। हम ये देखें, जैसे कुछ एग्जांपल्स पुटअप किए हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। और ये अल्कलीज भी कहे जाते हैं क्योंकि ये वाटर सोलोबल बेस हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं। तो और HCl भी मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लिखें, ये एसिड है और स्ट्रॉन्ग है, ये बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट जो मेरा बनता है वो न्यूट्रल होता है। मतलब उस सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें और लिटमस पेपर से यदि हम उसको चेक करें तो पता चलेगा कि ना तो उसका नेचर एसिडिक है और ना तो उसका बेसिक है, बल्कि वो न्यूट्रल होगा। उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 के आसपास होगा। लेकिन pH 7 वाला सॉल्ट कौन बनेगा? रिवर्स। तो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट तभी बन सकता है जब वो उस रिएक्शन से आया होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। मतलब न्यूट्रल हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट उस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा जिसमें एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो मेरा सॉल्ट और क्या मिलता है? वाटर मिलता है। तो ये इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन दिए हैं। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं तो ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों के बीच में जब रिएक्शन करवाते हैं तो मेरा सॉल्ट बनता है कैल्शियम सल्फेट। क्या चीज़ है? एक सॉल्ट है और ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है। और साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज करते हैं? वाटर रिलीज करते हैं। इसी तरह से और सारे रिएक्शन को हमने देखा है, नोट किया है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन यहाँ जो हमने बेस लिया है फेरिक ऑक्साइड वो वीक है। और कैसे कह सकते हो कि ये वीक बेस हैं? तो जो हैवी मेटल्स हैं जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, Hg हो गया, है ना, ये Sn हो गया, Pb हो गया, वो हैवी मेटल्स है जो हार्ड मेटल्स होते हैं जिसको हम चाकू से नहीं काट सकते हैं, जिसको हम स्ट्राइक करें तो वो ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करें। तो ऐसे मेटल्स को हम लोग हार्ड मेटल्स कहते हैं, या क्या कहते हैं कि वो काफ़ी क्या चीज़ है? करोसिव मेटल्स हैं। तो उस मेटल्स का जब ऑक्साइड और जब उसका क्या होगा? हाइड्रोक्साइड होंगे तो वो वीक बेस नेचर का होगा। तो ये हमारा आयरन देखो, हमारा क्या चीज़? हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स का जो ऑक्साइड होगा वो वीक होगा। और जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ये सब क्या चीज़ है? मेटल है, लेकिन
क्या चीज़ हैं, सॉफ्ट मेटल हैं। आप सभी लोग जानते हो कि सोडियम को तो चाकू पनीर के जैसा होता है, उसको चाकू से काट सकते हो, हाथ से भी उसको तोड़ सकते हो। पोटासियम और ज़्यादा सॉफ्ट होता है। कैल्शियम भी सॉफ्ट होता है, जैसे आप देखिए अंडा का जो स्केल्स होता है कैल्शियम का बना हुआ होता है, थोड़ा सा ऐसे कीजिए टूट जाएगा। आप देखिए मार्बल है, मार्बल का एक स्लाइस को लीजिए और उसको कस कर पैर से स्ट्राइक कर दीजिए, टूट जाएगा। ये सभी क्या चीज़ है, सॉफ्ट मेटल। लेकिन आप आयरन का रड को लीजिए या आयरन के प्लेट को लीजिए, क्या उसको आप तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो, है ना। तो वैसा मेटल्स जिसको हम हाथ से नहीं तोड़ सकते हैं, चाकू से, सिंपल चाकू जिससे हम सब्जी वगैरह काटते हैं, उससे अगर हम नहीं काट सकते हैं, तो वो सभी हैवी मेटल्स होते हैं। तो हैवी मेटल्स का जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होगा वो वीक बेस होगा। ठीक है। तो देख रहे हो कि हम एसिड स्ट्रॉन्ग लिए हैं और ये हमारा वीक है। तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन से पहले हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग था, अब वीक बेस था। तो प्रोडक्ट हमारा सॉल्ट बना, लेकिन ये सॉल्ट हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो रहेगा उसके जैसा सॉल्ट का नेचर होगा। उसी तरह से देख रहे हो कि ये हमारा एसिड है, कौन एसिड है, एसिटिक एसिड है। इसी को हम लोग वेनिगर भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो इस इथेनोइक एसिड का रिएक्शन ये वीक होता है, इडिबल एसिड है, देखते हैं हम खा भी सकते हैं इसको। हम लोग जो वेनिगर है, मतलब खासतौर पर चाउमीन वगैरह खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, तो उसमें वाइट कलर का जो स्प्रे लिक्विड टाइप का मटेरियल करता है, वही होता है एसिटिक एसिड। तो उसको हम खा सकते हैं। तो सोचो वो कितना सॉफ्ट एसिड है, कितना एडी एसिड है कि जिसको हम खा सकते हैं, लेकिन वो हमको हार्म नहीं पहुंचाता है ना। तो ये एसिड क्या चीज़ है, वीक एसिड है। और ये बेस देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एसिड वीक और बेस हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन ये सॉल्ट का नेचर क्या होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। नेचर मतलब सॉल्ट एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, ये डिपेंड करता है कि जिस रिएक्शन से वो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, उस सॉल्ट में एसिड या बेस दोनों में से कौन एक स्ट्रांग रहा होगा। जो स्ट्रांग रहेगा उसी के जैसा सॉल्ट का नेचर होगा। जैसे यहाँ एसिड स्ट्रांग है, तो इस सॉल्ट का नेचर एसिडिक होगा। यहाँ देख रहे हो कि यहाँ बेस स्ट्रांग है, तो इससे जो सॉल्ट बना उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिडिक एसिड है, स्ट्रांग है, लेकिन बेस हमारा अमोनिया जो है वो वीक है। तो जो स्ट्रांग कौन है, एसिड। तो एसिड के जैसा आपका इसका नेचर होगा, किसका, सॉल्ट का। मतलब ये एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन बना तो हमारा क्या बना, बे सॉल्ट बना। लेकिन सॉल्ट का नेचर डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग कौन था। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ एसिड है, इसलिए इसका नेचर एसिडिक होगा। मतलब हम देख रहे हैं कितने सॉल्ट बनाया, हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाई सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब हम फेरिक ऑक्साइड के साथ किया, तो हमारा फेरिक सल्फेट एक सॉल्ट बना, जिसका नेचर हमारा क्या हुआ, एसिडिक हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि बेस हमारा वीक है। इसी तरह से एसिटिक एसिड का रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाए, तो हमारा सॉल्ट बना। लेकिन ये जो सोडियम एसीटेट सॉल्ट है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट सॉल्ट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, एसीटेट सॉल्ट है ये। तो सोडियम एसीटेट सॉल्ट जो है उसमें आप देखें एसिड क्या है, वीक है, स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस। तो ये बेसिक नेचर का होगा। उसी तरह से अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक के बीच में रिएक्शन हुआ, तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट बना, लेकिन इस रिएक्शन में एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इस सॉल्ट का नेचर भी आपका एसिडिक होगा। तो आपको ये समझ में आया कि कोई सॉल्ट एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, वो डिपेंड करता है कि एसिड बेस के बीच में जब रिएक्शन हम करवा रहे थे तो उसमें स्ट्रॉन्ग कौन था। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट जो बनेगा वो एसिडिक होगा। यदि बेस स्ट्रॉन्ग है तो उससे जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर बेसिक होगा। और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तब क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और यदि दोनों वीक हैं तो सॉल्ट भी न्यूट्रल होगा। अगर दोनों में से कोई एक स्ट्रांग और दूसरा वीक है, तब वो स्ट्रांग के जैसा नेचर होगा उसका। अब देखिए सॉल्ट कितने तरह के होते हैं। तो सॉल्ट का भी टाइप है, एक नॉर्मल सॉल्ट होता है,
जिसमें एक पार्ट मेटालिक और दूसरा पार्ट नॉन मेटालिक, है ना। लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। तो डबल सॉल्ट में देखिएगा क्या होगा, दो तरह का मेटल्स होगा, दो मेटल का सॉल्ट होगा। जैसे आप देखोगे डबल सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड फॉर्म व्हेन टू सिंपल सॉल्ट, दो गो सिंपल सॉल्ट क्या करेगा, आपस में मिल के क्रिस्टलाइज कर जाएगा। जैसे देखते हो कि देखो ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरस सल्फेट है, और इसका रिएक्शन जब हम अमोनियम सल्फेट के साथ करवाएं तो फेरस सल्फेट भी हमारा क्या चीज़ है, एक सॉल्ट है, दूसरा सॉल्ट है अमोनियम सल्फेट। ये दोनों को हम क्या किया, रिक्रिस्टलाइजेशन किया, मतलब दोनों को हम एक सर्टेन रेशियो में मिक्स कर दिया, है ना। और उससे जो सॉल्ट बना उसको हम लोग मोहर सॉल्ट कहते हैं बाय नेम, है ना। तो ये भी सॉल्ट है लेकिन दो सॉल्ट का मिक्सचर है, इसलिए ऐसे सॉल्ट को हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। उसी तरह से पोटासियम सल्फेट का रिएक्शन जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ करवा देते हैं, मिक्स कर देते हैं, नोट रिएक्शन, मतलब पोटासियम सल्फेट को लिया एक सर्टेन पार्ट में और एल्युमिनियम सल्फेट का भी एक सर्टेन पार्ट लिया, दोनों को हम क्या किया, मिला दिया। तो उससे जो हमारा कंपाउंड बना उस कंपाउंड का नाम है पोटास एलम। आप पोटास एलम का फॉर्मूला भी जानते हो, K2SO4 का होल 3.24H2O, मतलब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। मतलब जब हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हम वाटर का भी मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, और उसके जो मास होते हैं, उसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में वाटर का भी एडिशन होता है, इसलिए ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसका नाम है पोटासियम। पोटासियम सल्फेट है इसलिए पोटासियम हुआ। और अगर सोडियम सल्फेट है तो ये सोडा एलम हो जाएगा, क्योंकि सोडा हो गया मतलब सोडियम है, एलम मतलब हुआ एल्युमिनियम, मतलब सोडियम और एल्युमिनियम के सॉल्ट मिक्स हुए हैं डबल सॉल्ट में तो उसको सोडा एलम। अगर पोटासियम और एल्युमिनियम के सॉल्ट अगर मिक्स हुए हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटास एलम कहते हैं। उसी तरह से KCl और MgCl2 को मिक्स किया तो इसको कार्नालाइट कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या चीज़ है, डबल सॉल्ट है, दो मेटल का सॉल्ट है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम एक सर्टेन रेशियो में मिक्स किया, तो दो मेटल के सॉल्ट को हमने मिक्स किया है, इसलिए उसको भी हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं, जिसका नाम है डोलोमाइट, है ना। इस सब का बहुत सारा एप्लीकेशन हमारे लाइफ में है। तो आप देखा क्या कि सॉल्ट सिंपल था, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सभी एक सिंगल मेटल का सॉल्ट हैं, तो इसको हम लोग सिंपल सॉल्ट कहते हैं। और अगर दो मेटल का सॉल्ट है, दो मेटल का सॉल्ट यह कह सकते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल को हम एक साथ मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, डबल सॉल्ट्स कहलाते हैं। इसी तरह से एक सॉल्ट और होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स एरिया होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, और एक मेटालिक एरिया होगा जिसके अंदर में क्या होगा, लिगांड्स वगैरह होगा। तो इस तरह के अगर कोई सॉल्ट हैं जिसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी मेटल हैं, जिस मेटल को हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, और उससे हमारा बहुत सारा नॉन मेटालिक ग्रुप जुड़े हुए होते हैं जिसको लिगेंड्स कहते हैं। तो कितनी संख्या में नॉन मेटालिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, लिगांड्स जिसको कहते हैं, उसकी जो संख्या होगा उसको हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अभी तक आप लोग पढ़े होंगे वैलेंसी, वैलेंसी मतलब लगता होगा कि वैलेंसी मतलब कितना उसकी, उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है या वो कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है। लेकिन जब आगे आप पढ़ोगे, खासतौर पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वगैरह पढ़ोगे, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, वो क्लास 12 का पार्ट है। जब वहाँ जाओगे तो पता चलेगा कि वैलेंसी भी दो तरह का होता है। एक प्राइमरी वैलेंसी जिससे ऑक्सीडेशन नंबर पता चलता है कि कितना इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज किया है, मेटल है तो कितना किसी को दिया है, और नॉन मेटल है तो कितना गेन किया है। और एक होता है कि वो लिगांड के साथ कुल कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है ना। तो उसकी संख्या जो होता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। तो ये भी एक सॉल्ट है जिसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, जिसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, लिगांड होते हैं, तो ऐसे को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं।
कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया, जैसे अभी ये एग्जांपल हम बता रहे हैं, तो देखो इसके अंदर लिगांड जो आपका है सीएन है, साइनाइड है, तो साइनाइड की संख्या 6 है, तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी, तो वैलेंसी आपका दो तरह का हुआ। इसी तरह से अगर हम आते हैं केमिकल फॉर्म और कॉमन सॉल्ट, तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या चीज़ है, एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ है, एक बेस है। दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो NaCl एक कंपाउंड, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम सॉल्ट, जो न्यूट्रल है, और सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। दिस इज द सॉल्ट डेट बी यूज इन फूड। आप जानते हो ये बड़ा कॉमन सॉल्ट है, जिसको नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। ये हमारे एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम जितने भी चीज़ खाते हैं, जितने भी प्रकार खाते हैं, वो सभी में इस सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा क्या चीज़ है, कॉमन सॉल्ट कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। इसी तरह से ये कॉमन सॉल्ट को तो ठीक है भाई खाते हैं, हमको एवरीडे इसकी और ज़रूरत है। तो कहाँ से हम इसको फाइंड करते हैं, इसकी सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से इसका अक्रेंस होंगे, कहाँ से हम इसका माइंड करेंगे, तो ये भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो एक तो सबसे बड़ा रिच सोर्सेस है कॉमन सॉल्ट का है, वो है सी वाटर, है ना। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट हैं, उसमें सोडियम का भी सॉल्ट है, पोटासियम का भी सॉल्ट है, कैल्शियम का भी सॉल्ट है, मैग्नीशियम का भी सॉल्ट है। लेकिन वो सभी सॉल्ट में से हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है सोडियम क्लोराइड को, और सोडियम क्लोराइड को हम एक्सट्रैक्ट कर करके हम फिर उसका क्या करते हैं, रिफाइनिंग प्रोसीजर जो हमारा है उसको रिफाइन करते हैं, और हम उसकी पैकेजिंग, प्रॉपर पैकेजिंग करने के बाद हम मार्केटिंग सप्लाई के लिए भेजते हैं, और वो हमारे किचन रूम तक आ जाता है। तो एक तो हमारा सी वाटर हुआ, दूसरा है सोडियम क्लोराइड सेपरेट फ्रॉम दीज, उसको अलग कर लेते हैं। कहता है आप एक चीज़ और जानना चाहिए कि ये नमक हमारे क्या कहते हैं, आधुनिक इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। जब हमारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, उस विरोध में महात्मा गांधी लोगों को कन्विंस करने में ये सक्सेस हो गए थे कि जो नमक पर हमारे हमारे देश में नमक पर जो अधिकार अंग्रेजों का है, उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। और वो क्या बताए क्या कि अगर हम समुद्र के पानी को बगल कुछ गड्ढे खोद करके अगर हम इकट्ठा कर लें, तो वही पानी हमारा सेडिमेंट कर जाएंगे, और फिर उसके जो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होगा उसको हम मार्केट में यूज करेंगे। तो जो समुद्र के एरिया में रहने वाले आबादी था, उनको ये डांडी मार्च, महात्मा गांधी का एक डांडी मार्च था, जिस मार्च से हमको ये पता चलता था कि हम अपनी उपयोग की वस्तुओं को अपने से ही बना कर करके यूज में ला सकते हैं। और उसमें से उनका एक प्रयोग था डांडी मार्च, जिसमें वो नमक कैसे बनाया जाता है ये लोगों को, आम जन को बताए। आम जन भी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बना सकता है। ये दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य था महात्मा गांधी का। दूसरा है कि डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड जिसको हम ब्राउन लार्ज क्रिस्टल, जिसको रॉक सॉल्ट कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे हमारा ऐसे वर्ल्ड का पार्ट हैं जहाँ आज के डेट में वो मरुस्थल के रूप में है, या वहाँ पहाड़ के रूप में, वहाँ अब समुद्र नहीं है, वो एरिया जो है सूखा हो गया है। लेकिन जब उसकी डिगिंग करते हैं, जब उसका हम माइनिंग करते हैं, तो पता चलता है कि वहाँ से भी हार्ड सॉल्ट निकलते हैं। और वो सॉल्ट को उसका जब टेस्ट लेते हैं तो पता चलता है वो सॉल्टी होता है। जब उसका हम केमिकल टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि उसमें सोडियम और पोटासियम का वो भी सॉल्ट है, और उसका भी नेचर नॉर्मल सॉल्ट के जैसा है। और उसको भी, जैसे आप लोग देखते हो छठर के समय में सिंधा नमक खाते हो, तो क्या चीज़ है, वो रॉक सॉल्ट है। उसको कहाँ से मानते हैं, समुद्र से नहीं निकालते हैं, बल्कि कालांतर में पहले वहाँ समुद्र था, लेकिन अब उसका पानी या उसका नमक सेडिमेंट कर करके उसमें कुछ एलोट्रॉपिक चेंजेज आ गई, जिसके चलते उसकी नेचर बदल गया और क्रिस्टलाइजेशन वो स्ट्रक्चर बना। और वो स्ट्रक्चर काफ़ी हार्ड है, और उसकी टेस्ट भी थोड़ा अलग होता है। तो वो सॉल्ट आप देखोगे बहुत सारा पहाड़ी है, उसके नीचे से जब हम माइनिंग करते हैं तो वो सॉल्ट मिलता है, जिसको हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं, जिसको हम संधा नमक भी कहते हैं। तो हम पहाड़ी के रूप, पहाड़ी से भी या समुद्र के नीचे भी डिगिंग करते हैं तो हमको उस तरह का रॉक्स मिल जाते हैं।
तो एक तो उसके पानी का सेडिमेंटेशन से हम नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं, और जब हम रॉक सॉल्ट की हमको ज़रूरत होती है तो हम उसका माइनिंग कर कर करके निकालते हैं, मतलब मिट्टी को हटा देते हैं और उसके अंदर जो हमारे पत्थर टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं उसको निकालते हैं, और वह सॉल्ट काम में आता है। बेड्स रॉक salt were found when sea of bygone as dried up। मतलब पहले वो समुद्र था, लेकिन अब वो समुद्र आज के डेट में नहीं है। जिसे खासतौर पर देखोगे राजस्थान के एरिया से भी हमारा रॉक सॉल्ट का डिगिंग होता है, मतलब माइनिंग होता है, निकालते हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है, यह सच बात है, प्रमाण भी, हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी है कि पहले वो समुद्र का पार्ट रहा होगा, लेकिन वो सूख गया एरिया। अब सूख तो गया, ठीक है, पानी नहीं है, लेकिन पानी में जो एलिमेंट मौजूद थे, जो कंपाउंड मौजूद थे, वो तो वहाँ है, वो सेडिमेंटेड फॉर्म है, उसमें एलोट्रॉपिक चेंजिंग भी आ गया है। तो उसको जो माइन करते हैं, जब बाहर निकलते हैं, तो उसमें रॉक सॉल्ट मिलता है। इसी तरह से रॉक सॉल्ट इज माइंड एज कोल, जैसे कोयला को निकालते हैं धरती के अंदर से, उसी तरह से हम रॉक सॉल्ट को भी निकालते हैं। कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर वेरियस। अब आप देखो भाई, कॉमन सॉल्ट खासतौर पर सोडियम क्लोराइड जो है, इसका यूज हम केवल खाने पीने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसका और सारे यूजेज हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि वेरियस डेली यूजेज मटेरियल हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में हमको सोडियम क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, है ना, उसको बनाने के लिए हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत, सोडियम क्लोराइड की जरूरत पड़ती है। फिर वाशिंग सोडा बनाने के लिए, मतलब जिससे हम कपड़ा वगैरह साफ करते हैं, है ना, जिसे निरमा कंपनी की आती है, एक्सेल कंपनी की आती है, और बहुत सारे कंपनी से आते हैं, कंपनी के बाय नेम आते हैं, वो वाशिंग सोडा होता है, वो भी हमारा सोडियम क्लोराइड से ही बनता है। फिर उसी का ब्लीचिंग पाउडर भी होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, जर्म्स वगैरह को हटाने के लिए, या कहीं कोई ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया है तो वहाँ भी हम उसका यूज करते हैं, या नाली वगैरह से स्मेल आ रहे हैं तो वहाँ भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। या अगर मान लो हमारा ख़ास तौर पर ये लेदर लेदर प्रोडक्ट बनाने का होता है, तो उसको हम ब्लीच करते हैं, जिससे उसका स्मेल भी आउट हो जाता है, और जो बायोटिक चीज़ होते हैं वो डेथ भी कर जाता है। तो वह कपड़ा, जब उसको हम कपड़ा के रूप में, मतलब क्लॉथ के रूप में यूज करते हैं, तो ना तो उससे स्मेल आता है, ना तो हमको उससे इन्फेक्शन होती है। तो हम उसका इतना इम्पोर्टेंट पाउडर को भी हम सोडियम क्लोराइड से ही बनाते हैं। और सारे बहुत सारे चीज़, जैसे हमारा ग्लास भी सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट से ही बनाया जाता है ना। तो इसका बहुत सारे यूज हैं, किसका? NaCl का। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सेकेंड हमारा क्या है? सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते कैसे, अभी आपको बताया। देखिए NaCl आ गया, नॉर्मल सॉल्ट को पानी में डिजोल्व कर दिया, और उससे हमारा क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और उससे क्या निकला? Cl2 गैस निकला, और हाइड्रोजन गैस को भी निकला। तो हाइड्रोजन गैस को भी अलग कर लिए, तो वो भी बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज है, जिसका हमारा पर्पस है। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं, देखो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखो यहाँ क्लोरीन गैस निकला, उसी क्लोरीन गैस को क्या किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बबल कर दिया, तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर का दो फॉर्मूला हमने लिखा है। एक लिखा है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन एक साथ, और एक क्लोरीन को है विद इन ब्रैकेट लिखा। मतलब अगर आप देख रहे हो तो कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, क्लोराइड इसका नाम है। मतलब अगर देखोगे तो ये हमारा कैल्शियम है, तो एक क्लोरीन सिंगल ऐसे जुड़े हुए होंगे, और दूसरा क्लोरीन हमारा ऑक्सीजन, और तब क्लोरीन जुड़ा हुआ होगा। इस तरह के फॉर्म होते हैं। कभी कभी सिंपली CaOCl2 लिख देते हैं, ये फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्म में मेरा कैल्शियम ऑक्सोक्लोरो क्लोराइड जो हमारा है इस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान देना है, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन और देन क्लोरीन लिखना है, ना कि CaOCl2 हम सिंपली लिख देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर उसका सही में ये होता है। तो ये भी हमको ध्यान में रखनी होती है। देखो यहाँ हम स्ट्रक्चर लिख दिए थे, वहाँ भी लिखे, ये आपका है कैल्शियम है, ओ ऑक्सीजन क्लोरीन एक साथ हैं, आय क्लोरीन अलग रहेंगे। तो इसका ये होगा। यूजेज क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग का? तो इसको देखो कॉटन और लिनियन टेक्सटाइल में यूज करते हैं,
जैसे अगर हम लिलेन का कपड़ा है या कॉटन का कपड़ा बनाते हैं, तो उसका उसको साफ करने में, उसके थ्रेड की मजबूती देने में, उसमें अगर किसी तरह का कीटाणु वगैरह है तो उसको मारने में ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। तो कॉटन का और लिलेन का कपड़ा जब भी बनेगा तो हमको ब्लीचिंग पाउडर से उसको ब्लीच करना पड़ेगा, मतलब धोना पड़ेगा। फिर हम वुड पल्प का आपका बना वुड पल्प मतलब क्या हुआ? सॉफ्ट वुड टिश्यूज होते हैं। सॉफ्ट मतलब पौधा का जो कोमल पार्ट है जहाँ से पत्ते निकलते हैं, जिसको कपोल कहते हैं, उस पार्ट को हम क्या करते हैं, छील लेते हैं। और छील करके जो उसके स्केल्स बनते हैं, उस स्केल से हम पेपर भी बनाते हैं और उसके स्केल से हम कपड़े भी बनाते हैं। जैसे आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बम्बू का बांस का साड़ी भी बनता है, बांस के फाइबर से हम लोग कपड़े भी बनाते हैं, और वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के भी कपड़े होते हैं। तो वो सब क्या होता है, वुड पल्प कहलाता है। तो वुड पल्प से हम सिल्क भी बनाते हैं। वुड पल्प का सिल्क भी होता है जिसको सिंथेटिक सिल्क कहते हैं। और एक उसका पेपर भी बनाते हैं जो काफ़ी कॉस्टली पेपर होता है। और इसको ऑक्सीडेंट के रूप में यूज करते हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ? किसी के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देगा ये, मतलब ये ऑक्सीजन उसको दे सकता है। जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसमें ये केमिकल को दे दोगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर ड्रिंकिंग विदाउट जर्म। अगर देखते हो पहले, अब तो आर ओ मशीन आ गए हैं। ये हमारे फिल्टर वाटर को फिल्टर करने की बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास या apparatus आ चुके हैं, जिसको हम यूज कर करके प्योर वाटर या साफ पानी को पी लेते हैं। लेकिन आज से 20 ईयर एगो हमारे गांव ग्रामीण लोग जो होते थे या शहर में भी होते थे, वो एक सिंपल चापाकल का पानी पीते थे, या कुआं का पानी पीते थे, या अ, तालाब का पानी पीते थे। तो उससे क्या होता था, उनको भी बहुत तरह के डिजीज का सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि कुआं के पानी में बहुत सारे जर्म होते थे, बड़े बड़े जर्म्स होते थे। वो पानी जब पीते थे तो उनको डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाता है, कॉलरा टाइप का एक बीमारी हो जाता था। तो उसको दूर करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर जब उस कुएं में डाल देते थे, तो कुआं के अंदर जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगस वगैरह जो था, वो सभी डेथ हो जाता था। डेथ कर करके वो क्या होता था, सेडिमेंट कर जाता था नीचे धरती में, और ऊपर पानी हमारा पीने योग्य हो जाता था। तो वो पानी को पीते थे। तो बरसात के समय में हम लोग भी ब्लीचिंग पाउडर का पैकेट ले जाते थे, या कुआं में, या गवर्नमेंट की जो संस्था होती थी वो हर गांव में ब्लीचिंग पाउडर का पैकेट ले जाते थे, और वह कुआं में, हर कुआं में एक एक दो दो पैकेट को डालते थे। और वह ब्लीच किया हुआ पानी जब हम लोग पीते थे तो क्या होता था कि बीमारी होने की संभावना कम जाती थी। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का यूज है। फिर आप देख लीजिए बेकिंग सोडा, बड़ा इंपॉर्टेंट। पकौड़ा वगैरह खाते हो तुम लोग, या आज के डेट में ब्रेड वगैरह जो खाते हो, पाव रोटी वगैरह जो खाते हो, उसमें ब्लीचिंग पाउडर का काफ़ी यूजेज है। तो देखो ये भाई, ये बेकिंग सोडा है क्या? तो बेकिंग सोडा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड के रूप में भी काम करता है। पहले के लोग, जब मेडिसिन बहुत कम सप्लाई होता था लोगों के बीच में, आम जन के बीच में, तो इसके डस्ट को लोग रखते थे पुड़िया में। और जब हैवी फूड्स वगैरह खा लेते थे, या उनको अगर खाना प्रॉपरली नहीं डाइजेस्ट होता था, तो वे बेकिंग सोडा थोड़ा सा हल्का सा पाउडर ले लेते थे मुंह में, और थोड़ा सा पानी सुसुम पी लिया, बस उनका डाइजेशन ये हो जाता था। या अगर कोई नॉनवेज वगैरह बना रहा है और वो नहीं सीज रहा है, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देता था तो वो जल्दी सीज जाता था। तो बेकिंग सोडा का ये भी यूज है। अब आप देखते हो पकौड़ा बनाते हो, जैसे अगर कचरी वगैरह बना रहे हो तो उसको तुम क्रिस्पी बनाना चाह रहे हो, या उसको थोड़ा सा स्पॉन्जी बनाना चाह रहे हो, तो क्या करते हो कि उसके सॉल्यूशन में अगर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो, तो अब जो वो पकौड़े बनेंगे वो पूरा मुरमुर मुरमुर करेगा, उसका टेस्ट टेस्ट भी बढ़ जाएगा, मतलब काफ़ी सॉफ्ट पकौड़े बनेंगे। क्यों ऐसा होता है? तो देखो, ध्यान देना, बड़ा सिंपल चीज़ है कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जब हमको बनाने की होती है, तो देखो सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन वाटर प्लस CO2 प्लस NH3 से करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड प्लस क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है वो फॉर्मेशन में, तो वो क्या करता है, जब वो निकलता है
तो पकोड़े के अंदर का बहुत सारा स्पेस को खाली कर देता है, मतलब उसको स्पॉन्जी बना देता है। तो स्पॉन्जी रहने के चलते उसके पकोड़े के हर एक पोर्शन प्रॉपरली क्या होता होता है, वो सीज जाते हैं और क्रिस्पी बन जाते हैं। तो ये हम देखते हैं। फिर हमारा ये है कि अगर इसी सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट में हम टार्टेरिक एसिड को डाल देते हैं, तो वो हमारा बेकिंग पाउडर कहलाता है। या हम कभी कभी नींबू का रस भी डाल देते हैं, तो उसका स्वाद भी बदल जाता है, उसका टेस्ट भी बदल जाती है। और जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट में एडिबल एसिड को यूज करते हैं, मतलब एसिडिफिकेशन करते हैं, मतलब एसिड जब डालते हैं, तो वही जो हमारा ब्लीचिंग सोडा था वो क्या हो जाता है, क्या चीज़ में कन्वर्ट कर जाता है, ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। तो ध्यान देना है, बेकिंग सोडा और आपका बेकिंग पाउडर में डिफरेंसेस हैं। बेकिंग सोडा सिंपल सोडियम बाइकार्बोनेट है, लेकिन बेकिंग पाउडर जो हमारा है वह क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा का जब एसिडिफाई करते हैं तो हमारा क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। इसी तरीके से हम आते हैं वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा को हिंदी में धोबिया सोडा पाउडर भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O, मतलब इस सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल रिक्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं। तो इसका रिएक्शन है कि देखो, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हमारा बन जाता है, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और ये प्रोडक्ट बनते हैं। क्या यूजेज है, एज ए वॉशिंग पाउडर हम कपड़ा साफ करने में यूज करते हैं। ग्लास इंडस्ट्रीज में अभी बताया आपको कि शीशा बनाने में जितने भी शीशे हैं वो आपका वॉशिंग सोडा का बना हुआ होता है, सोडियम कार्बोनेट का बना होता है। और साबुन में भी हम यूज करते हैं, तो सोप इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। पेपर जब बनाते हैं तब भी इसकी यूजेज होती हैं। खासतौर पर देखोगे ऐसा भी पेपर आता है जिसको पानी में डालोगे तो वो नहीं गलेगा, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि आपका वुड पल्प के साथ जब हम इसको मिला देते हैं, किसको, वॉशिंग सोडा को, तो वो क्या होता है कि हमारा पानी में नहीं गलने वाला पेपर बन जाता है। फिर क्लीनिंग एजेंट के रूप में किसी भी चीज़ को, जैसे टॉयलेट रूम वगैरह साफ करने वाला जो टॉयलेट क्लीनर वगैरह होते हैं, या कहीं फर्श वगैरह ज़्यादा गंदा हो गया तो उसके लिए जो हम एजेंट तैयार करते हैं साफ करने के लिए, उसमें इसका यूज होते हैं। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, अभी बताया कि कुछ जगह का पानी जो है काफ़ी खारा होता है, पियोगे तो नमकीन लगेगा, तो उसके खारापन को हमको कैसे दूर करना है। तो खास तौर पर कहीं का पानी खारा इसलिए है क्योंकि उसमें दो सोलूबल सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। कौन, एक कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट डिजॉल्व होते हैं। तो यदि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम वहाँ से रिमूव कर दें केमिकल प्रोसेस से, तो उसमें क्या बचेगा, केवल पानी। तो जब हम पानी पिएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा मीठा हो जाएगा। तो कहता है क्या कि जब हम उसमें ये वॉशिंग सोडा डाल देते हैं, तो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट उसमें जो डिजॉल्व सॉल्ट है उसकी परसेंटेज कम हो जाती है और हमारा पानी सॉफ्ट हो जाता है। तो कहीं का पानी काफ़ी हार्ड है तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। फिर हमारा क्या चीज़ है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी आप देख रहे होंगे कि जब हम डबल सॉल्ट पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि जो सॉल्ट है उस सॉल्ट के साथ हमारा डॉट कर करके कुछ H2O जोड़े हुए हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, तो जब हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं तो क्रिस्टल फॉर्मेशन में एक दो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट होता है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट के स्पेस में वाटर का मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को बना लेता है, और पोजीशन बनाने के बाद उससे जो हमारे क्रिस्टल्स बनते हैं वो क्रिस्टल काफ़ी स्टेबल क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये हमारा, जैसे कि देखिए कॉपर सल्फेट है तो उसके साथ 5H2O रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट है उसके साथ हाफ H2O क्रिस्टलाइज होता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और आप जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हमारा क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स हैं। और इसका यूज हम लोग देखते हैं खासतौर पर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो ज़्यादा यूज करते हैं, कि अगर हमारा कहीं का बोन टूट जाता है तो उसका ऑपरेशन करने के बाद उसको क्या करते हैं, वॉशिंग पाउडर लगा हुआ एक
क्लॉथ को हम देते हैं, फिर उस पर पानी स्प्रे करते हैं और फिर एक बार ऐसे करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है जमने के बाद। मतलब ऑपरेटेड एरिया जो हमारा है वो मूव नहीं करता है, वो उसको एक सॉलिडिटी प्रदान करता है। और जब वो हमारा हार्ड हो जाता है तो वही हार्ड चीज़ जो हमारा कैल्शियम सल्फेट इंटू ट्वाइस H2O हो जाता है, जिसको हम जिप्सम कहते हैं। और जब 1-2 महीने तक हार्ड हो जाए, बैंडेज है, प्लास्टर किया हुआ है, फिर डॉक्टर को एक्सरे कर लेते हैं, देखते हैं कि जब अब हमारा उसका हड्डी बोन्स जो है जुड़ गया तो उसको हम फिर चाकू से काट करके अलग कर देते हैं। तो जो सूखा हुआ पोर्शन है उसको जिप्सम कहते हैं। उसकी फॉर्मूला था कैल्शियम सल्फेट इंटू ट्वाइस H2O। और जो सूखने से पहले जिस समय डॉक्टर उसका प्लास्टर कर रहे होंगे उस समय जो पाउडर टाइप के स्ट्रक्चर था उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O होता है। और एक वॉशिंग पाउडर है जिसका नाम है Na2CO3 10H2O। तो देख रहे हो कि सॉल्ट के अंदर में हमारा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और उससे जो बना हुआ हमारा क्रिस्टल्स हैं उसको वाटर क्रिस्टलाइज या हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स कहते हैं। और जब हम इसको ड्राई करना चाहेंगे तो जब इसको हम एक फैन में ले करके इसको हम फ्राई करेंगे तो ये हमारा जो हाइड्रेशन है वो अलग हो जाएगा और ड्राई सॉल्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा क्या था, सॉल्ट था। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट यूज है। तो आपका एसिड भी कंप्लीट हो गया, बेस भी कंप्लीट हो गया और सॉल्ट भी कंप्लीट हो गया। हम प्रयास किए हैं कि इस वीडियो को काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाएं और ये हमारे 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं उसको ये रीड करें और इसको देखें। एकदम 100% सही इन्फॉर्मेशन इसमें है। टोटल एनसीईआरटी के कंटेंट को लिए गए हैं और इसमें हर एक शब्द को कंसाइज और एक्सपेंडिव बनाया गया है, जिससे आपको समझने में भी सुविधा होगी और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। यदि इस वीडियो के अंश को अगर आप राइटिंग के रूप में यूज करते हो तो 100% मार्क्स आप अचीव कर सकते हो, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।